हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जो कि है हमारे पास नारीवाद सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इसको पहले जानते हैं कि नारीवादी का अर्थ क्या होता है। देखो, नारीवादी का मतलब अर्थ ये नहीं होता है कि भाई कि जो पूरा नारीवादी जो समाज है वो नारी सब खड़े होकर एकदम से जाके प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे कि लो भाई ये मेरा नियम कानून मेरे लिए बनना चाहिए, जो भी व्यवस्था है सारी मेरे हित में होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब पुरुषों को चढ़ के सीधा जाके उसको मारने लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नारीवादी सिद्धांत का मतलब क्या कहता है, तो देखिए बात को पहले समझिए। एक किताब है जिसमें जो द सेकंड सेक्स जो एक किताब है जिसमें उसमें लिखा गया है कि जेंडर का मतलब क्या होता है। पहले बात को समझो, जेंडर का मतलब क्या है। अब जेंडर दो तरह का आता है, एक होता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के मतलब एक स्त्री और एक पुरुष। अब जैसे अगर मेल है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम ज्यादातर नर कहेंगे। अब ऐसे फीमेल को हम मादा तो नहीं कहते कि हाँ ये मादा है, ये लड़की है, ये मादा है। मादा कहाँ करते हैं, जहां पे जानवर होता है ना। तो ये नर और मादा वाला सिस्टम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्त्री और पुरुष। ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो दो जेंडर डिवाइड किया है, कौन किया है, समाज ने। समाज ने क्या बनाया, जेंडर एक मानव निर्मित व्यवस्था है। इस मानव निर्मित व्यवस्था के अंदर दो डिवाइडेड है, जिसमें एक मेल और एक फीमेल। नारीवादी कहता है कि देखो मेल जो है समाज में पेट्रियार्की वाला सिस्टम है, तो सारी शक्तियां जितनी भी है, राजनीतिक हो सार्वजनिक हो, वो सारी शक्तियां कहाँ है, मेल के पास है। और फीमेल जो है वो उन शक्तियों को नहीं जी पा रही, उन शक्तियों को नहीं यूज कर पा रही हैं, इसीलिए इस फीमेल को बड़ा ही शोषित किया गया। तो समाज में इस पुरुष के बराबर जो है वो उसको क्या मिले, हक मिले। ये स्त्रियां जो इस लेवल पे हैं, यहाँ पे हैं इस लेवल पे, और यहाँ पे पुरुष है, तो इसको ऐसी शक्ति दिया जाए, वो चाहे कोई राजनीतिक शक्ति हो, जिसको ये बराबर आ जाए समाज में। किसके बराबर, पुरुष के बराबर आ जाए। तो ये ऑलरेडी पुरुष ऊपर है, महिला नीचे है। क्यों नीचे है, क्योंकि मैंने कई बार अभी बात करेंगे प्रथम लहर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, कि हम पढ़ेंगे कि महिलाओं को उत्पत्ति कैसे होती है। तो इन सारे पॉइंट से कि हम इसको हम ऊपर कैसे ला सकते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं कि नारीवादी ने किस तरह की बात किया गया। कुछ हाँ, इसमें कुछ हम नारीवादी थिंकर का नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लो टिकनर हो गया, हडलर हो गया, बहुत सारे ऐसा। हालांकि पहली बार नारीवादी हम इसको अरिस्टोटल को मान सकते हैं, प्लेटो को भी मान सकते हैं, क्योंकि एथेंस में जो प्लेटो था वो नारीवादी के ऊपर काफी ज्यादा किताबें लिखा था। इसमें नारियों को क्या मिलना चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। पर हाँ, वही अरिस्टोटल ने नारीवादी को कहा कि ये तो नर्क का द्वार है। पर ऐसे में दोनों में फिर लड़ाई भी हो जाता है। तो अरिस्टोटल और प्लेटो के बीच में, क्योंकि अरिस्टोटल होता है, प्लेटो का क्या होता है, शिष्य होता है, तो उसकी क्रिटिसाइज करता है उसके थिंकिंग के ऊपर। तो हम टिकनर को पढ़ेंगे। एक है एनलो, एक है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। एक क्राफ्ट ने क्या लिखा, द सेकंड सेक्स एक किताब लिखा। उस सेकंड सेक्स किताब के अंदर जो महिलाओं को ज्यादातर शोषित कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका संस्कार, उसका संस्कृति, त्योहार जितने भी है, मान लो मना है, पूजा करना है, करवा चौथ करना है, तीज करना है, सारी क्या कर रही है, लड़कियां कर रही है, स्त्रियां कर रही हैं। और पुरुष कोई नहीं कर रहा। विवाह नाम की संस्था कौन है, जब अब विवाह होता है तो पुरुष शादीशुदा तो लगता नहीं है, पर हाँ लड़कियों को लगाया गया कि सुनो ये तुम मांग में सिंदूर डालोगी, तुम मंगलसूत्र पहनोगी, क्या है ये सारा। ये एनलो जो है और वॉलस्टोनक्राफ्ट है, इन्होंने इस किताब में ये बात कही, जिसमें कि आजकल जो जितने भी आचार्य प्रशांत जैसे हैं वो इन सारी किताबों को पढ़ा और वो आगे उत्पत्ति दिया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम भाई इन सर का ये चीज करेंगे, नहीं। इनकी किताबों को आप पढ़ोगे तो अपने आप ये सारी चीज वहां पे आपको दिखने को मिलेगा। तो आपका मैच जो है, विचार है, वो ऑटोमेटिकली उन लोगों से मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आता है एनलो आ गया, हिटलर आ गया, एक है सिंधिया। ये भी नारीवादी, बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी, जो कि राजनीतिक उत्पत्ति की बात किया नारीवादियों के अंदर। तो सिंधिया ने ये बात कही। तो इसके बाद और भी ऐसे नारीवादी रहा, जिसमें कि बहुत सारे, जैसे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं है, वो भी सबसे बड़ा है। क्या सावित्रीबाई फुले नहीं है, वो भी सबसे बड़ा नारीवादी है, सिंपल सी बात है। और राजा राम मोहन राय, क्या वो नहीं है, वो भी है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखोगे इंडियन फिलोसफी में, तो बहुत सारे थिंकर ऐसे उभर कर आए। ये मैं वेस्टर्न की बात कर रहा हूं। तो ये सारे थिंकर को अगर थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज करके आप थोड़ा सा डाल दोगे पेपर में, तो नंबर आने के चांसेस ज्यादा है। पर हाँ, इसके लिए आपको गहराई से नॉलेज होना जरूरी है कि इनके किताब का नाम क्या है, ये सब क्या है, वो तो हमने पढ़ा तो पता है, ये चीज है। तो उसके बाद अगर देखेंगे कि हाँ कैसे लहर की उत्पत्ति आता है, तो चलिए हम पहले जानते हैं इसमें, क्योंकि आपके शहर में लहरों के बारे में जाना गया। लहरों का अर्थ क्या है, कि महिलाओं में नारीवादी जो है वो किस तरह का लहर की बात करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम लहर के बारे में। अब आराम से देखते हैं बात को। प्रथम लहर का उत्पत्ति कब होता है, ये होता है 1900, लगभग 1900 से स्टार्ट होता है। अब ध्यान रखना, ये नारी की बात कर रहा हूं मैं, 1960 तक जाता है
एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा पढ़ते चलिए। आप क्लास 9th में जाइए, एक चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद 10th में आता है यूरोप में राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति जो होता है 1917 में होता है, जहां पे महिलाओं को क्या बहुत शोषित किया जाता है। 1917 में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं देता है, पर हाँ नेपोलियन बोनापार्ट जब आता है उसमें 1900 वर्साय की संधि दिया जाता है, तो उसमें राजनीतिक अधिकार दिया जाता है। ये कब? जब 1900 से 1960 के बीच में आता है। तो इसमें पहली जो महिलाओं की जो लड़ाई होती है, इसको कहेंगे प्रथम लहर। प्रथम लहर जो है, लहरों में क्या प्रथम, तो इसमें पहली जो बात की जाती है वो है बेटे राजनीतिक अधिकार के बारे में, अर्थात मतदान, यानी वोटिंग राइट्स होना चाहिए भाई, और कुछ नहीं। सबसे पहले तो क्यों? क्योंकि 1917 में लुई 16 था। अब लुई 16 के बारे में हम जानते ही हैं, एक नंबर के तानाशाही। बीवी मैरी एंटोनेट इतना कपड़ा खरीदती थी, इतना कपड़ा खरीदती थी परफ्यूम, कि पूरा राज्य को डुबा दिया। उसका पूरा खानदान लुई का चिल मारते मारते मर गया। उसके बाद वो कहां देख रहा था नारियों की स्थिति में। तो ये सब के बाद जो है स्त्रियां बहुत ज्यादा शोषित हुआ, अब बहुत ज्यादा रुला। इसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में, मतदान का अधिकार के बारे में सबसे पहले बात चला कि नहीं सुनो, 1917 के बाद जो है जो बहुत सारे क्रांति, रूसी क्रांति आता है। हालांकि जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से शुरू होता है, पर ज्यादातर मतदान का अधिकार वो सीधा रूसी क्रांति में आके मिलता है। तो ये सारे पॉइंट जो है इस तरह आता है। पहला आता है मतदान का अधिकार, क्योंकि मत का अधिकार ही नहीं दिया गया था, सबसे पहले बात। फिर उसके बाद जो आता है महिलाओं के अंदर कि राजनीतिक स्तर से कुछ मिले ना मिले, बट उसको आर्थिक रूप से सशक्त होने की शक्ति मिले, सशक्त बनाना है, यानी उसको काम करने की इच्छा हो कहां पे, बाहर। ये प्रथम लहर में ज्यादातर बात की गई। उसके बाद सेकंड लहर की बात करो, थोड़ी सी देखो, तो 1960 तक हमने यहां बात किया। अब आता है 1960 से 90 सेकंड में दूसरी लहर। 1960 से ये चलता है 1990। 1960 से 1990 के बीच में अब जो स्त्रियां हैं वो ज्यादातर बात करने लगे कि सुनो, तुम, रामू है, रामू की पत्नी है, रामू घर में काम करता है और उसकी पत्नी जो है घर में काम करती है, और वो रामू बाहर जाके काम करता है। रामू रामा रोड के एक कंपनी में जाके काम करता है, उसको सैलरी मिलता है 12,000, और पीएफ भी मिलता है, और साथ में कुछ बख्शीश भी दीपावली पे मिल जाता है, गिफ्ट भी मिलता है। अब रामू की पत्नी घर पे काम करती हैं, जैसे सुबह उठना है तो बच्चे को नहाना है, धोना है, कपड़े धोना है, और साथ में सासू है, उसकी मम्मी है, उसको भी कपड़े धोना है, नहलाना है, पोछा मारना है, साफ सफाई करना है, छोटे छोटे काम बहुत सारे हैं। फिर खाना भी बनाना है। रामू रात को थका हारा आता है, बीवी को कहता है कि सुनो, मैं बाहर से काम करके आया हूं और ये लो महीने की सैलरी रख दो, और जो भी बच्चा का फीस उस दे देना। रामू की पत्नी चुपचाप फीस उठाती है और अलमारी में रख देती है। रामू बाहर काम करता है तो उसको सैलरी 10,000 मिला, और उसकी जो उसकी बीवी है वो पूरे दिन घर में काम करती हैं, उसके बदले उसको कोई 10,000 या 5,000 रुपए सैलरी नहीं मिला। कारण क्या है कि क्या उसके घरेलू काम है, उसके घरेलू काम को कोई अधिकार या कोई महत्व नहीं हुआ, या घर में जो काम कर रही है तो रामू से भी मांगती कि सुनो, तुम्हें तो वहां पे मालिक अगर 10,000 दे रहा है तो आप भी हमको 5,000 दो, क्योंकि मैं भी आपका घर पे काम करता हूं। नहीं, पर समाज ने क्या किया, समाज ने स्त्रियों को एक संस्कृति बना दी, विवाह। अब विवाह कर रखे हो, अब उसमें आपका अधिकार बन जाता है कि नहीं नहीं, तुम्हें घर में काम करना पड़ेगा, और पुरुषों की यौन इच्छाओं को पूर्ति करना पड़ेगा, बाल बच्चे पैदा करना पड़ेगा, और सासू माँ की सेवा भी करना पड़ेगा, वो भी फ्री फंड। क्यों? क्योंकि समाज ने विवाह नाम की संस्था फ्री फंड में बनाई, जिससे कि सिर्फ स्त्रियों को शोषण हो। ये नारीवादी कहता है, मैं नहीं कहता, नारीवादी कहता है। सेकंड लहर में आया, फिर धीरे धीरे बात चलता है कि सुनो, घर में काम करना ये कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये निजी मामला नहीं है। क्यों? क्योंकि रामू जब काम पे जाता है तो वो भी खाना खाता है, सिंपल सी बात है, तो वो भी बाहर खाना खाता है सार्वजनिक तौर पर। तो ये मामला कौन सा है, निजी नहीं हो सकता, क्योंकि खाना खाना, समय बिताना, तो आपको भी बाहर जाके घूमते हो, घूमना फिरना जितने भी है, तो निजी मामला तो नहीं है। तो यहां पे स्त्रियों ने कहा कि ये निजी मामला नहीं है, ये मामला जो है घरेलू वर्ग, जो घरेलू कार्य, क्या डालेंगे, घरेलू कार्य, ये है सार्वजनिक मामला। ये जितने भी कार्य है वो सारे सार्वजनिक तौर पे होना चाहिए। अब रामू को लगने लगा कि यार ये तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा अगर मैं सार्वजनिक तौर पर अगर काम दे दूं।
तो इस तरह आगे चलता गया। सार्वजनिक तौर पर यह सार्वजनिक मामला की मांग किया और इसी समय एक आंदोलन छेड़ा जाता है। यह आंदोलन छेड़ा जाता है क्या कि भाई हमें जो घरेलू काम तक ही सीमित ना रखा जाए, हमें सार्वजनिक तौर पे भी आगे बढ़ने की इच्छा है और उसमें हमें सहयोग करना जरूरी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो आता है, पूरे देश में तीसरी लहर आती है। चलिए तीसरी लहर के बारे में बात करते हैं। जो तीसरी लहर है, याद करिए कि 1991 के बाद क्या आता है? 1991 के बाद एलपीजी आता है। अब एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब देश के अंदर पूरे अमेरिका का वर्चस्व होता है तो अमेरिका अपने राज्य के जो लोग हैं उसको एक व्यक्ति इंडिविजुअल राइट देता है कि ऑल जो पीपल है वो अपने हिसाब से कोई फ्रीडम काम कर सकता है। अब यहां पे क्या आता है? यहां पे कहानी आता है क्या? यहां पे कहानी आता है कि भाई महिलाएं हैं और वो बाहर जाके काम कर सकती हैं। तो यहां पे 1991 के बाद ये आता है लगभग 2007 तक की बात। इसी में आती है क्या? एक केस हो जाता है, याद करो अरब स्प्रिंग, याद करो एक केस हुआ था अरब स्प्रिंग। अब अरब स्प्रिंग जो कहानी होता है, ये कहानी स्टार्ट होती है कि इंटरनेट का जमाना आ जाता है, इंटरनेट का। अब इंटरनेट में ये जो अरब स्प्रिंग जब होता है तो इसमें पूरी दुनिया में एक महिलाओं के साथ हो रही हिंसा या किसी भी दलित वर्ग जितने भी हाशियाई लोगों के साथ हो रही हिंसा, ये उजागर होने लगा। अब ये इंटरनेट के माध्यम से एक जगह शोषण नहीं है जो रुका नहीं, ये आगे और बढ़ता चला गया। इसलिए यहाँ पे आंदोलित यानी नारीवादी आंदोलन करने, राजनीतिक में किसी भी खिलाफ, बुराई के खिलाफ बोलने का अधिकार प्राप्त करने लगी कि हम भी उस लाइन में जाएंगे। इसलिए अरब स्प्रिंग में देखना महिलाएं ज्यादातर चढ़ बढ़ के भाग लिया। इसका मतलब है कि महिलाओं की उत्पत्ति वो तीसरे पहल में जाके स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट कहां से हुआ था? अरब स्प्रिंग, सॉरी फ्रांसीसी क्रांति 1789 से, क्योंकि 1791 में लुई 16 को फांसी दे दी गई। उसके बाद आता है कि जितने भी संधियां होती हैं उस तरह वहां से शुरुआत होता है, और असली लहर 2007 में जाके कुछ दिखती है कि महिलाएं भी आंदोलन में भाग ले सकती है। ये सारे पॉइंट अरब स्प्रिंग के ऊपर आप लिखोगे, अपने आप कहानी लिख दोगे तो तीसरी लहर का पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है चौथी लहर। चौथी लहर कब होता है? ये चलता है 2007 से, ये अब आया 2015-2020 तक के। इस लहर में क्या आया कि महिलाएं ने कहा कि देखो हम तो घर तक तो सीमित रहेंगे नहीं, हमें भी आजादी मिलनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर काम करने की, कार्य करने की। इसलिए आज हमारे भारत में जो वायुयान में वो चाहे साइंटिस्ट हो या बहुत सारे एग्जाम, जो बड़े बड़े जो आर्मी है, कर्नल है, वो उसमें कौन आप महिलाएं आप जा चुकी है, जिसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सोफिया कुरैशी है ना, कर्नल सोफिया कुरैशी एक मोमडन है, उन्होंने क्या किया, अभी सिंदूर जैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्योंकि भारत ये दिखाना चाहता है कि महिलाएं अभी तक नीचे नहीं है, अब महिलाएं ऊपर आ चुकी है। कौन से लहर में? चौथे लहर में। तो सोफिया कुरैशी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि चौथे लहर में सोफिया ने क्या किया, आर्मी, वायुयान जैसे जितने भी बड़े बड़ी टेक कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां में महिलाएं वहां चढ़ बढ़ के भाग ले रही हैं। हालांकि पहले वाले में तो नहीं था ऐसा, महिलाओं को तो पढ़ने की आजादी नहीं था। उसी प्रकार ये चौथे लहर के बाद स्टार्ट होता है, लगभग 2007 के बाद वो जितने भी है 2000 इसमें आते, जिसमें बहुत ज्यादा ये लड़कियों पे शिक्षा पे जोर दिया गया, स्वास्थ्य पे जोर दिया गया, इसके बहुत सारे बेसिक चीज, जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको बहुत सारे जागरूकता फैलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, से समाज में जो बहुत कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो लोग इसको समझे कि बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इस चीज को पहले बात को समझना जरूरी है। तो आगे आगे धीरे धीरे और कहानी बढ़ता है। उसके बाद इसको निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे कि जो नारीवादी है, वो नारीवादी है, वो पुरुषों को नीचा दिखाने का चेष्टा नहीं करता है। वो नारीवादी समाज में पुरुषों के बराबरी लाने की बात करता है। समाज में पेट्रियार्की की जो पितृसत्ता है उसके बराबरी समान अधिकार की बात करता है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। जो निष्कर्ष में ये भी डाल सकते हैं कि जो पितृसत्ता है वो स्त्रियों को गिराने की चेष्टा ना करे, इतनी शक्ति उसको दिया जाए, वो चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो या संस्कृति हो, ताकि वो पेट्रियार्की के बिल्कुल समान या पैरेलल आ सके। और वो कैसे होगा?
जब उसको संस्कृति अधिकार में समानता लाएगा। अगर वो त्योहार मना रहा है, अगर एक दिन पत्नी अगर 2 दिन उपवास रखा है तो पति भी 2 दिन रखे। ये करवा चौथ होता है, ये कौन सा चीज है कि भाई पत्नी पूरा दिन नहीं खाएगा और आदमी बाहर से कुछ खा के आ रहा है, लो पानी पिलाओगे तो हो जाएगा। तो क्या लगता है कि जो महिला के अंदर सशक्तिकरण इतना तगड़ा लेवल पे आ जाएगा? नहीं। इस तरह समानता कब आएगी? जब वो सांस्कृतिक तौर पे भी बराबर जिएगी, आर्थिक तौर पे बराबर कमाएगी। आज भी तुम देखोगे तो महिलाएं, अगर रामू काम करने जाता है तो उसको सैलरी मिल रहा है 15,000 और महिला काम करने जा रहा है तो उसको मिल रहा है 10,000। क्यों? क्योंकि महिलाएं धीरे धीरे काम करती है। नहीं, आप कहीं पे भी जब जाइए, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करता है, चाहे कोई बड़े बड़े जो बंगला बन रहा है वहां पे कोई काम करता है तो एक पुरुष को मिल रहा है 700 रुपए एक दिन का दिहाड़ी और महिला को मिल रहा है 500 रुपए दिहाड़ी। यानी आर्थिक रूप से अभी भी बहुत कमजोरी है। यानी यहाँ पे भी पैरेललिटी लाएंगे तब नारीवादी कह रहा है वो पैरेलल लाना है। अब देखो, जहां साफ सफाई है उसकी सैलरी कम है और पुरुषों की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्की वाला सिस्टम उसके ऊपर हावी है। तो आई होप समझ में आया होगा नारीवादी का सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।